हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वेव ऑप्टिक्स का। और ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 40 डेज का, उसका ये थ्योरी और क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जो है वो हम ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो ये है हमारा पार्ट 2 और आज के लेक्चर में हम पहले थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद इसी के जो है प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर है। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये उससे रिलेटेड क्या है हमारा, ये है इंडेक्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का वो होगा एम्पलीट्यूड रेशियो। यानी कि हम बात करेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो इंटेंसिटी से कैसे रिलेटेड है। एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है उसको हम उस एम्पलीट्यूड को रेशियो की फॉर्म में लिख के कैसे इंटेंसिटी से रिलेट करते हैं वो हम समझेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद हम मूव करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। और हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है और उसका जो डायग्राम है, पैटर्न कैसे बनता है स्क्रीन पे, वो सारी चीजें हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे कि फ्रिंज विड्थ जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो कैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो से। तो जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेट होते हैं वो हम देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है? यानी कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे साइन जो है वो लगा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर नहीं होती। अगर आप इक्वल लिखोगे तो उससे पहले एक कोई बड़ा-सा कांस्टेंट आता है इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, कि जैसे कोई भी के हो गया, ईटा हो गया, सिग्मा हो गया, ऐसे वाले जो है कांस्टेंट्स आते हैं। तो याद रखना है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ऐसे ही इसको मैं दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, ये जो स्क्वायर हमने एम्पलीट्यूड के ऊपर लगाया है इसको मैं इंटेंसिटी के अंदर क्या लेके चली जाऊँगी तो ये अंडर रूट हो जाएगा, है ना? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी का अंडर रूट होगा उस वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है कि किस चीज़ की, कि आपके पास 2 वेव्स है, ठीक है? एक सोर्स से आपके पास 2 वेव्स निकल रही है, जिनसे हमको इवेंचुअली क्या मिल रहा है? इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, ठीक है? तो उसके लिए इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल वेव्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे सपोज़ करो कि हमारे पास 2 वेव्स हैं। एक की जो इंटेंसिटी है, इनिशियल इंटेंसिटी जिससे वो मूव कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो है I1। उसके बाद अगर जो दूसरे वाली वेव है, उसका है I2, ठीक है? तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइ। ठीक है? तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होना चाहिए कि जो कोस फाई है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी टोटल जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम के लिए जो कोस फाई है मैक्सिमम होना चाहिए। कोस फाई मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा जो फाई है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 फाई होगी तो कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसलिए आई मैक्स जो होगा उसको मैक्सिमम लाने के लिए कोस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, 2 अंडर रूट I1 I2। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हमने इसको कंसिडर किया है, ये है इक्वेशन 1। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। वो क्या बनेगी कि जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी उसके लिए ये जो cos फाई है उसकी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे कि जो फाई आ जाएगा वो पाई बाय 2 होना चाहिए। पाई बाय 2 होगा तो तभी cos फाई की वैल्यू मिनिमम होगी और इवेंचुअली हमको इंटेंसिटी जो होगी रिजल्टेंट वो मिनिमम मिलेगी। तो जो आई मिनिमम होगी वो आएगी I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है? तो उसके लिए आई मिनिमम जो हो जाएगा वो आएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको हम कंसिडर करेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हमको क्या करना है? हमको लेना है एम्पलीट्यूड का रेशियो।
ठीक है, एम्पलीट्यूड रेशियो की अब हम बात करेंगे आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन करके, यानी कि हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है और इनसे हम रेशियो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन हमने किया तो ये क्या आ गया, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आई मैक्स और आई मीन का रेशियो। ठीक है, ये हमको यहाँ से इंटेंसिटी का रेशियो मिला, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको एम्पलीट्यूड का रेशियो भी समझना है। तो हम मूव करते हैं कि हम इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड का रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन, ठीक है, इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा क्योंकि हमको चाहिए रेशियो की फॉर्म में, ठीक है, हमको एक बार इंटेंसिटी रेशियो की फॉर्म में मिल जाएगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एम्पलीट्यूड को रेशियो की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो हम जाते हैं ये जो हमारा टोटल वाला एक्सप्रेशन है इसके इसमें हर एक टर्म में हम अंडर रूट आई टी उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन इक्वल्स टू में ये जो अंडर रूट आई वन है उसको हमने क्या किया, अंडर रूट आई टू से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे जब अंडर रूट आई टू से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। ऐसे यहाँ पे अंडर रूट आई वन डिवाइड बाय अंडर रूट आई टू माइनस 1 हो जाएगा और इसका जो है होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या पता है, हमारे पास एक रिलेशन होता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच, क्या था वो, कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है तो यानी कि अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी जो आएगा वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए वन बाई ए टू। ठीक है, वहां पे इंटेंसिटी अगर अंडर रूट में है तो आपका जो ए वन ए टू है वो विदाउट अंडर रूट आएगा बेसिकली। ठीक है, तो एज इट इज इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया और फॉर्मूला आ गया ए वन डिवाइड बाई ए टू प्लस वन, ए वन डिवाइड बाई ए टू माइनस वन का होल स्क्वायर, किसके इक्वल, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन। ओके, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि जो आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन होगा, ए वन बाई ए टू को आपको लिखना है स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर हमने किसको डिनोट किया है, ए वन बाय ए टू को। ये बस सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक और जो है पैरामीटर ऐड कर दिया कि वो आर है। क्या है वो आर, एम्पलीट्यूड का रेशियो। ठीक है, आर प्लस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो मेरा एम्पलीट्यूड का रेशियो है वो क्या है, आर इक्वल्स टू ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का रेशियो। ओके, तो इतना समझ में आया। ये जो एम्पलीट्यूड का रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट है वो रिलेट करता है इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड से। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रेशियो समझने के लिए हम दो वेव्स लेंगे, उनकी कुछ इनिशियल इंटेंसिटी और फाइनल इंटेंसिटी को कंसीडर करेंगे, फिर फाइंड करेंगे कि आई मैक्स और आई मिन हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर आई मैक्स और आई मिन का हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे और उस रेशियो में हम इवेंचुअली एम्पलीट्यूड की वैल्यू को पुट करा देंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये आपको याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी छोटे छोटे क्वेश्चन दूसरे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वहां पे भी बन सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे मूव करते हैं, जो हमारा टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग जो थे थॉमस यंग, उन वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इंटरफेरेंस के बारे में बात की थी। तो हम देखेंगे कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया था और उससे हमको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो हमारे ब्रिटिश फिजिसिस्ट हुए हैं थॉमस यंग, उन्होंने एक टेक्नीक निकाली थी। क्या टेक्नीक थी और किससे रिलेटेड थी? तो हमको क्या चाहिए होता है, जब हमको एक इंटरफेरेंस पैटर्न एक स्क्रीन पे चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सोर्स है ना, जिससे लाइट्स एमिट हो रही है, जिससे वो वाली लाइट बीम जो है एमिट होगी, जिससे वो सुपरपोज़ करेगी और सुपरपोज़िशन के बाद हमको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो उन्हीं सोर्सेज से दिख सकता है जो कोहेरेंट सोर्सेज हो, है ना। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है दोनों सोर्सेज की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, उनके बीच फेज या तो जीरो होना चाहिए या तो फेज डिफरेंस एक कांस्टेंट होना चाहिए हर एक मोमेंट ऑफ टाइम पे।
ठीक है? ये पॉइंट था कोहेरेंट सोर्सेज़ का। अब कोहेरेंट सोर्सेज़ बनाना जो है वो इतना ईज़ी नहीं था, और अगर आप कोशिश भी करते हो कि आपके पास 2 कोहेरेंट सोर्सेज़ होने चाहिए, कि एक कोहेरेंट सोर्स से एक तरह की लाइट निकलेगी और सेम उसी तरह का दूसरा कोहेरेंट सोर्स चाहिए जिसकी वेवलेंथ मैच कर जाए एग्ज़ैक्टली और फेज़ डिफरेंस 0 आ जाए, तो वो थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी टेक्नीक के अकॉर्डिंग उन्होंने एक सोर्स लिया एस, ठीक है? जिससे लाइट वेव्स एमिट हो रही है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक ओपेक सरफेस रखी, और उस ओपेक सरफेस से, ओपेक सरफेस क्या होती है? मतलब वहाँ से लाइट जो है उसके अंदर पास नहीं होगी, ट्रांसमिट नहीं होगी, है ना? तो उन्होंने क्या किया, ओपेक सरफेस ली और उसमें 2 होल किए, एक S1 और एक S2, ठीक है? तो यहाँ से S1 और S2 से लाइट पास हो सकती है। टोटल प्लेट से लाइट पास नहीं होगी, जो एस से बाहर निकल रही है, जो एस से लाइट एमिट हो रही है, वो सिर्फ S1 और S2 से पास होगी। तो यानी कि जो S1 और S2 है, वो एज़ अ कोहेरेंट सोर्सेज़ बिहेव करेंगे। S1 से भी लाइट एमिट होगी, S2 से भी लाइट एमिट होगी, और उन दोनों के बीच फेज़ डिफरेंस या तो 0 होगा या तो वो एक कांस्टेंट होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एक ही सोर्स से निकल रहे हैं, तो यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सब एग्ज़ैक्टली सेम होगा। ओके? तो यानी कि ये जो S1 और S2 है, वो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि उन दोनों से जो लाइट एमिट हो रही है वो एक्चुअली एक ही सोर्स से एमिट हो रही है। ठीक है? तो उनकी ये टेक्निक थी कि S1 S2 को 2 सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स बना देंगे। ओके। तो अब कोहेरेंट सोर्स बनने के बाद क्या होगा, S1 से लाइट एमिट होगी, S2 से लाइट एमिट होगी, और वो स्क्रीन पे क्या करेगा, स्क्रीन पे वो ओवरलैप करेगी। ठीक है? ओवरलैप या सुपरपोजिशन करेगी। ठीक है? सुपर इम्पोजिशन के बाद हमको स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ही हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमको स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, दो कोहेरेंट सोर्सेज जो कि हमारे S1 और S2 है उनकी हेल्प से। ठीक है? तो S1 से क्या हुआ, S1 जो है वो एक पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स से लाइट जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में मूव कर रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है? तो उसके बाद ये वाली जो सरफेस थी हमारी दूसरे वाली, वो क्या थी, ओपेक सरफेस थी, और S1 और S2 जो थे वो उसमें होल की तरह बिहेव कर रहे थे, जिससे S1 से और S2 से लाइट जो है वो एमिट होगी। अब क्या होगा कि जैसे ही वो जो लास्ट वाला वेव फ्रंट जो है जब वो S1 से पास होगा, तो S1 भी एक छोटे सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और S1 से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एमिट होने स्टार्ट होंगे। ठीक है? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो वेव है वो मेरी एक पर्टिकुलर स्पीड से प्रोपेगेट कर रही है ना? तो यानी कि S1 से भी लाइट प्रोपेगेट कर रही है और S2 से भी लाइट प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है? तो अब हमारे पास 2 लाइट वेव है जो कोहेरेंट सोर्स से एमिट हो रही है। अब ये दोनों लाइट वेव्स जो है वो स्क्रीन पे मिलेगी, और वो सुपरपोजिशन की फॉर्म में होगी। ठीक है? और सुपरपोजिशन जब वो करेगी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे, तो वो कुछ फ्रिंजेस देगी हमको, कुछ पैटर्न नजर आएगा स्क्रीन पे। ठीक है? वो जो पैटर्न है वो कैसा होता है, वो होता है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। ठीक है? यानी कि बहुत ब्राइट फ्रिंजेस दिखेगी, कहीं पे हमको बहुत ज्यादा ब्राइट स्पॉट दिखेगा, और कहीं पे हमको क्या दिखेगा, डार्क स्पॉट दिखेगा जहाँ पे कोई लाइट नहीं है। ठीक है? अब ये कैसे पॉसिबल है वो हम मैथमेटिकली समझेंगे कि इसके लिए क्या कंडीशन है, ये कब प्रोड्यूस करेगा, ये जो 2 वेव्स है सुपरपोजिशन के बाद, या फिर ये जो हमारा डार्क फ्रिंज है वो कैसे प्रोड्यूस होगी जब 2 वेव सुपरपोज करेगी। तो हम उस चीज़ को अभी मैथमेटिकली देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है कि जब S1 S से जब लाइट निकलती है और S1 S2 की हेल्प से वो आगे बढ़ती है, तो S1 और S2 भी 2 कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है? अब क्योंकि क्यों कर रहे हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव, क्योंकि S1 और S2 जो है वो सेम ओरिजिनल सोर्स से एमिट हो रही है लाइट, जो S1 और S2 से पास हो रही है। ठीक है? और अगर आपने कोई भी एस के अंदर चेंज किया, तो वो आपको S1 और S2 कोई भी अब्रप्ट चेंज, यानी कि जो वहां से लाइट एमिट हो रही है उसका अगर आपने थोड़ा भी फेज डिफरेंस चेंज करने की कोशिश की, तो वो आपको S1 और S2 दोनों में नजर आएगा, है ना?
क्योंकि वही सेम लाइट S1 और S2 में जा रही है। तो यानी कि फेज डिफरेंस जो है वो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, इसलिए S1 और S2 जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो अब हमने देखा है कि ये जो स्फेरिकल वेव्स है जो S1 और S2 से हो रही है, एमिट हो रही है, वो स्क्रीन पे मीट करेगी, सुपर इम्पोजिशन होगा, उसकी वजह से एक पैटर्न नजर आएगा हमको। वो जो पैटर्न होता है वो होता है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसकी वजह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस तो बनती ही है, ये जो सेंट्रल वाला पॉइंट होता है ना, सेंट्रल वाला जो पॉइंट होता है बिल्कुल जहां पे हमने एस रखा है, उसी के कोरस्पोंडिंग अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो जो एक सेंटर वाला पॉइंट होता है उस पे आपको मिलेगा एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, वो जो सेंटर वाला कंपोनेंट होगा वहां पे इवेंचुअली ऐसा होता है, क्योंकि S1 और S2 से लाइट एमिट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलनी चाहिए अगर हम ऐसा जनरली सोचते हैं। लेकिन क्योंकि ये पूरा पैटर्न जो है वो हमको ब्राइट डार्क का मिल रहा है, और जो सेंटर पे मिलती है वो हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ठीक है, सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज क्यों मिल रही है कि जो पाथ डिफरेंस होता है, जब ये S1 से जो लाइट वेव एमिट हो रही है और S2 से जो लाइट वेव एमिट हो रही है, जब वो यहाँ पे जाके इंटरफेयर करती है स्क्रीन पे, तो वो सेंटर वाला जो पॉइंट होता है वहां पे पाथ डिफरेंस होता है 0। ठीक है, उन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होता है 0, जिसकी वजह से वो सेंटर ब्राइट फ्रिंज बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। लाइट वेव जो है जब वो पॉइंट पी पे पहुंचती है, अभी तक हमने पॉइंट ओ की बात की थी कि हमको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है जब पाथ डिफरेंस जो है वो 0 होता है। अगर हम किसी और रैंडम पॉइंट की बात करें, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट पी लिया जो कि हमारा डिस्टेंस एक्स पे है। ठीक है, ये जो डायग्राम है उससे आपको ये जो हमने डिस्टेंसेस यहाँ पे लिखी है एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी, ये आपको याद रखनी है। ये आपको इजीली इस डायग्राम से याद रहेगी कि हम एक्स किसको बोल रहे हैं, आने वाली कुछ स्लाइड्स में या क्वेश्चंस में भी हम एक्स जो है वो बहुत बार यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है कि हम एक्स किसको बोलते हैं। एक्स जो होती है वो होती है सेंट्रल, जो ब्राइट फ्रिंज होती है, सेंट्रल वाला जो पॉइंट होता है, वहां से ऊपर की तरफ जो फ्रिंजेस बन रही है, वहां से नीचे की तरफ जो फ्रिंजेस बन रही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोला गया है कि ये सेकंड फ्रिंज है, तो आप उसकी पोजीशन कहाँ से मेजर कर रहे हो, सेंट्रल फ्रिंज से मेजर कर रहे हो। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो वाली डिस्टेंस होगी ओ से पी तक की। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट पी है वहां पे लाइट वेव जो है वो इंटरफेयर कर रही है एट डिस्टेंस एक्स पे है वो सेंट्रल पॉइंट से, और उसका जो पाथ डिफरेंस है वो समथिंग कुछ होगा। ठीक है, जिसको हमने डेल्टा से अभी लिखा है कि वो डेल्टा की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। ओके, याद रखना है कि कैपिटल डी जो है वो सोर्सेस से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, और जो स्मॉल डी है वो दो सोर्सेस, जो दो कोहेरेंट सोर्सेस है उनके बीच की डिस्टेंस है। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हमारा कहता है, ये हम इस पाथ डिफरेंस की बात करेंगे कि ये S1 और S2 से जो हमारी लाइट वेव्स एमिट हो रही है, वो जब सुपरपोजिशन के बाद वहां पे एक पैटर्न दे रही है, तो उनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पैटर्न पॉइंट पी पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो वो पाथ डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो यानी कि ये S2P और में से अगर आप S1P को माइनस कर दोगे तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो S2P माइनस S1P, और क्या होगा वो S2P माइनस S1P, इस ज्योमेट्री से हम इसकी वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं एक्स कैप स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ पे हमने जियोमेट्रिकल मैथमेटिकल यूज किया है, और यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं और यहाँ पे थीटा एंगल बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम ये फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। ओके, तो हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि जो हमने स्क्रीन पे अभी देखी थी कि हमको कुछ पॉइंट्स पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है और कुछ पॉइंट्स पे हमको डार्क फ्रिंजेस मिलती है। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, कब हमको ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी, या हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगी, वो अब हम देखते हैं। ओके, तो जो मेरा केस 1 है, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूँ, तो अगर मेरा जो ये है, जो अभी हमने S2P माइनस S1P किया है, क्या है वो पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस जो है वो एक्स स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी जो है वो किसके इक्वल है, एन लैम्डा के। यानी कि जो लाइट वेव S1 S2 या S से एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ आपको लेनी है लैम्डा,
अगर आप उसको n से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है? अगर वो लैम्ब्डा जो है वो n का मल्टीपल है, ये n जो है वो इंटीजर है 1 2 3 4 5, अगर वो n का मल्टीपल है तो आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी, ठीक है? ये इस तरह का पैटर्न आपको दिखता है जब इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो ये x स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D इक्वल्स टू n लैम्ब्डा, ठीक है? तो अ, ये वाला जो पोजीशन है हमारा ब्राइट फ्रिंजेस का स्क्रीन पे, उससे हम एक पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू एन लैम्डा हुआ। अब यहाँ से हमने ब्राइट फ्रिंज मिलती है इसके इस वाले रिलेशन से हमको, तो हम ये जो एक्स हुआ ये क्या हुआ, ये हुआ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, ठीक है? तो हम यहाँ से ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा, ये कैपिटल डी जो है वो मेरा न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो स्मॉल डी है वो मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है? ओके। जो दूसरा केस है उसमें क्या होगा कि उसमें मेरी अगर मैं बात करूं कि जो मेरा लैम्डा बाय 2 है, यानी कि जो वेवलेंथ हमारी लाइट सोर्स की है, अगर वो n माइनस वन हाफ का n-1 हाफ का मल्टीपल है, ये इस 2 को मैं अंदर लेके गई हूँ तो ये हो जाएगा n-1 n-हाफ सॉरी। तो n-हाफ का मल्टीपल है अगर हमारी वेवलेंथ जो है, तो हमको डार्क फ्रिंजेस मिलेगी स्क्रीन पे, ठीक है? तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इस x की वैल्यू इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं और वो जो x है वो हमको क्या देगा, वो हमको देगा डार्क फ्रिंज की पोजीशन ऑन द स्क्रीन, ठीक है? तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो हो जाएगी x इक्वल्स टू 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी, ठीक है? आप इसको थोड़ा-सा ऐसे याद रखने के लिए बोल सकते हो कि कैपिटल D जो है वो ऊपर ही आएगा, स्मॉल d जो है वो नीचे की तरफ आएगा, तो इससे आपको थोड़ा याद रहेगा। ओके। और ये दोनों जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होगी वो एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा और जो डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन होगी वो 2n-1 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल 2d आ जाएगा, ठीक है? ओके। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो यही लिखा है, हमने यहाँ पे जस्ट मेंशन किया है कि आप n जो है उसको आपको इंटीजर लेना है जो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं करना है। ओके, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रिंज विड्थ को समझना, ठीक है? तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा था, ऐसे होता है स्क्रीन पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है? तो फ्रिंज विड्थ हम किसको बोलते हैं? वो जो हमारा ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। हर ब्राइट डार्क और फिर डार्क ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है सेम, ठीक है? उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ और उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, ठीक है? और उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपको एक nth ब्राइट फ्रिंज लेनी है और उससे ऊपर वाली आपको डार्क फ्रिंज लेनी है, यानी कि n प्लस वनथ डार्क फ्रिंज लेनी है, ठीक है? एक वाले फॉर्मूला में से दूसरे वाले को माइनस करा देना, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा फ्रिंज विड्थ का, d कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है? ये होता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। ओके। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ को आप एक बार विजुअलाइज भी कर सकते हैं, कैसे कि जैसे हमारे पास पैटर्न है ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ठीक है? तो ये जो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल है डार्क फ्रिंज और अगेन ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस के, तो यानी कि सभी फ्रिंजेस जो है वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है? तो उस यही वाली जो डिस्टेंस है ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट के बीच की वो हमारी होती है फ्रिंज विड्थ और इसको हम डिनोट करते हैं डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू बीटा। ओके, क्लियर? ठीक है। तो अभी हमारा जो अरेंजमेंट है इसमें आपको दिख भी रहा है कि ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है ये जो मेरी फ्रिंज विड्थ होती है और सभी फ्रिंजेस जो है वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है, यानी कि एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होती है, ठीक है? ओके। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो बीटा होता है, यही हमने डिस्कस किया है अभी। अब यहाँ से इस फॉर्मूला से आप डायरेक्टली क्या बोलते हो कि बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी होता है। डी मतलब स्क्रीन के और सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस स्क्रीन और सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस को आपने इंक्रीज करा दिया तो आपकी जो ये बीटा है यानी कि फ्रिंज विड्थ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यानी कि अगर आपने क्या किया डिस्टेंस जो सोर्सेज और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है अगर आपने उसको इंक्रीज किया तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो फ्रिंज विड्थ है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है? इसको थोड़ा इमेजिन करना तो याद रहेगा ज्यादा दिन तक।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है। अगर आपने ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को कंसीडर किया है इंटरफेरेंस पैटर्न लेने के लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करवाने के लिए, तो आपको जो बीटा है, फ्रिंज विड्थ है, वो अगेन इंक्रीज़ कर जाएगी। वो सिर्फ़ डिक्रीज़ किसके केस में करेगी? अगर आपका जो डी है वो उसको आपने इंक्रीज़ किया है। यानी कि यहाँ पे S1 और S2 आपके पहले इतने डिस्टेंस पे थे। अब आपका S1 और S2 जो है वो इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, बीटा जो है इस केस में डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर आपने डी को इंक्रीज़ किया तो बीटा जो है वो स्मॉल होता चला जाएगा। ठीक है? ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये था हमारा वेव ऑप्टिक्स का जो पार्ट 2 है, उसका थ्योरी लेक्चर। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बेस पे होंगे। हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना जो वेव ऑप्टिक्स का हमारा पार्ट 2 जो हम कर रहे हैं कवर, जिसका अभी हमने थ्योरी पार्ट कवर किया है। अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर है और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 जो है वो कवर करेंगे, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। और 1 टू 5 जो क्वेश्चंस है वो हमने इससे पहले वाला जो हमारा वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 1 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 जो है वो कवर किए थे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 6। ठीक है, इज आई, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है आपके पास और उसके अंदर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है वो आई है, इंटेंसिटी आई है। और वहां पे जहाँ पे इंटेंसिटी आई है वहां पे जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 6 है। यानी कि इंटेंसिटी जो है वो आई है और पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाय 6 है। इफ आई नोट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो आई नोट है। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोट है, तो आई बाय आई नोट आपको फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है जिसके अंदर एक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन के अंदर एक इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, एक होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, जिसको हम फेज से रिलेट करते हैं। तो आपको इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको रिकॉल आप कर सकते हो उस फॉर्मूला को, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा जिसमें हम फेज डिफरेंस निकालेंगे और उसको पार्ट डिफरेंस के इक्वल पुट कराएंगे। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और इसका सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। ठीक है? तो मूव करते हैं सॉल्यूशन पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 3/4। कैसे आया है 3/4 वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फेज डिफरेंस फाई होता है वो पार्ट डिफरेंस से कैसे रिलेट होता है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई पार्ट डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई पार्ट डिफरेंस, इतना याद रखना है। उसके बाद जो मेरा पार्ट डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू मुझे गिवन है लैम्डा बाय 6। ठीक है, तो मैंने पार्ट डिफरेंस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल होगा तो ये बचेगा आपके पास पाई बाय 3। तो यानी कि फाई हो जाएगा आपके पास पाई बाय 3। फाई क्या आया, फेज डिफरेंस आपके पास पाई बाय 3 आ गया है। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का जिसमें आप फेज डिफरेंस को रिलेट कर सकते हैं इजीली। क्या फॉर्मूला होता है, ये जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आए किसी पॉइंट पे स्क्रीन पे, अगर उसका फॉर्मूला आप लिखोगे तो ये होता है आई इक्वल्स टू आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर 5/2। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये हम आगे भी यूज करेंगे और इसका इसका यूज करके आपको क्वेश्चंस अगर जेई मीन्स में नहीं आता है, ऐसा बाय चांस हो गया, तो आपको किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पक्का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स से जो इंटेंसिटी वाला टॉपिक है, एम्पलीट्यूड वाला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू आई मैक्स कोस स्क्वायर 5/2। ओके, तो हमको क्वेश्चन के अंदर आई गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट पे इंटेंसिटी जहां पे हमारा फेज डिफरेंस 5/3 है, वहां की जो इंटेंसिटी है वो आपके पास आई है। आई मैक्स जो है वो आपको आई नोट गिवन है। आपके पास अब फाई की वैल्यू भी है पाई/3, तो आप क्या करोगे, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करा दोगे और वहां से आपको आई डिवाइड बाय आई नोट का रिलेशन मिल जाएगा इजीली।
ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे और वैल्यूज पुट कराते हैं। आई डिवाइड बाय आई मैक्स किया, कोस स्क्वायर 5/2 जो है वो दूसरी साइड रह गया। उसके बाद हम आई मैक्स जो है वो क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है, जो कि होगी आई नोट। आई मैक्स को हमने आई नोट सब्स्टिट्यूट कराया, कोस स्क्वायर 5 जो है वो पाई/3 गिवन है। तो जब हमने 5 को इसके अंदर पुट कराया तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 करके पाई/6। ओके, तो आई डिवाइड बाय आई नोट कोस पाई/6 जो है उसकी वैल्यू होती है √3/2। √3/2 रखा, और क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर था तो आपको क्या करना है, √3/2 का होल स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि आई डिवाइड बाय आई नोट का जो रेशियो होगा उसका आंसर आपके पास आएगा 3/4। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, आई क्या है, आई इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई आई मैक्स, इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब ये आता है ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपको आई नोट के साथ इस पर्टिकुलर नंबर को, जो कि है 1/4। किसके इक्वल है, इंटेंसिटी के, यानी कि आई इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई आई नोट। इतना मतलब है इस लाइन का। एंगुलर पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट, एंगुलर पोजिशन पूछा है, यानी कि जैसे ये मेरी स्क्रीन है, यहाँ से सेंट्रल पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ बताती हूँ कि यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, तो मुझे निकालना है एक्स। लेकिन यहाँ पे पूछा है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन मतलब कि यहाँ पे जो जहाँ से सोर्स से लाइट एमिट हो रही है, वहां से उस पोजीशन तक आपको लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसे वाली लाइन जाएगी स्लैंट हाइट वाली, जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है। अब ये जो लाइन है वो मेरी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही है, ठीक है, वो एंगुलर पोजीशन होती है। यानी कि जो मेरी एंगल वाली पोजीशन है ब्राइट फ्रिंज की, वो आपको बतानी है। ठीक है, और वही क्या होता है, वही होता है फेज डिफरेंस। ओके, दो वेव्स के बीच का जो है, अगर हम पोजीशन की फॉर्म में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। अगर वही चीज आप एंगल की फॉर्म में लिख दोगे तो वो हो जाएगा एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो अब समझते हैं कि आप इसका फाई यानी कि फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, अगर आपके पास I/4 ऑफ आई नोट और आई गिवन है। तो हमने जो अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करा है, हम वही एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मूव करते हैं अपने स्टेप्स के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैम्डा डिवाइड बाय 3d। ओके, और साइन की फॉर्म में गिवन है हमको आंसर, तो हमको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि कैसे हमको एग्जैक्टली फाइंड करना है। ओके, तो आई इक्वल्स टू आई मैक्स कोस स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जो इंटेंसिटी को फेज डिफरेंस के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। तो अब हमारे पास आई मैक्स जो है वो हमको आई की जो वैल्यू गिवन है वो है 1/4 ऑफ आई मैक्स। तो आई की वैल्यू हमने पुट करा दी, आई मैक्स डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू आई मैक्स कोस स्क्वायर 5/2। तो आई मैक्स से आई मैक्स कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास। ओके, तो यहाँ ये वाला जो हमारा स्टेप है इसमें हमने क्या किया है, आई मैक्स से आई मैक्स को कैंसिल किया है, तो कोस स्क्वायर 5/2 जो है वो इक्वल्स टू 1/4 होगा। और जो स्क्वायर था उसको अगर हम अंडर रूट लेके आएंगे दूसरी साइड, तो ये कोस 5/2 इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, और 5/2 जो है वो मेरा क्या दे देगा, पाई/3 दे देगा। ये 5/2 इक्वल्स टू कोस इनवर्स हाफ आएगा, और कोस के केस में हाफ किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, 5/2 इक्वल्स टू पाई/3 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद जो आपका फाई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 पाई/3 आ जाएगी। ये 2 जो है वो उसके साथ न्यूमरेटर में चला जाएगा और 3 एज इट इज। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। ओके, अब हमको हमारा फेज डिफरेंस आया है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, एंगुलर पोजीशन फाइंड करना था। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्क्रीन है, यहाँ से जहाँ से सेंट्रल पॉइंट पे से जहाँ पे आपका सोर्स रखा है, वहां से उस ब्राइट फ्रिंज तक की जो स्लैंट हाइट होगी, और दूसरे वाला जो हमारा सोर्स होगा उससे भी जो उस ब्राइट फ्रिंज तक की स्लैंट हाइट होगी, उन दोनों के बीच की आपको क्या निकालना है, अ, आपको निकालना है उसकी एंगुलर पोजीशन, यानी कि वो जो थीटा बनाएगी इस वाली हाइट के साथ। ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं एंगुलर पोजीशन, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप डेरिवेशन इसका करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वैसे।
तो जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस होता है, ये हमको पता है। अभी हमको एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो है कि जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस 2 वेव्स के बीच में जहाँ पे वो मिल रही है, स्क्रीन पे इंटरफेयर कर रही है, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो अगर आपको थीटा यानी कि एंगुलर पोजीशन के ऊपर लिखना है, एंगुलर पोजीशन को कंसीडर करते हुए लिखना है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच का, जब वो एक सोर्स से एमिट हो रही है और वो स्क्रीन पे मिल रही है, तो उनके बीच की अगर आपको एंगुलर फॉर्म में पाथ डिफरेंस आपको चाहिए तो वो होता है स्मॉल डी साइन थीटा। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो सबसे पहली जो फाई है वो 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, ठीक है। उसके बाद जो डेल्टा एक्स है वो हो जाएगा डी साइन थीटा। तो यहाँ पे आएगा फाई की जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। ओके, इस लाइन को जब आप सोल्व करोगे तो वहां से आपका जो साइन थीटा है वो उसका डी से डी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो आपके पास बचेगा लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल लैम्डा डिवाइड बाय 3 स्मॉल डी। ओके, तो ये आपके पास बचेगा साइन थीटा इक्वल्स टू। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगुलर पोजीशन। तो आपके पास जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा डिवाइड बाय 3d। ठीक है, यहाँ से जो साइन है उसको हम दूसरी साइड लेके चले जाएंगे और ये आपके पास एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपने सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा है ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा की वैल्यू गिवन है। इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इतना, विड्थ ऑफ द स्लिट गिवन है यानी कि स्मॉल डी गिवन है, और वैल्यू ऑफ थीटा आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले वो होगा 30 डिग्री। ओके, तो क्या स्टेप्स है, जो सबसे पहला हमारे पास होता है डिफ्रैक्शन मिनिमा के लिए, आपके पास जो पार्ट डिफरेंस को जो फॉर्मूला आप यूज करते हो रिलेट करने के लिए वो होता है डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ओके, यानी कि इस फॉर्मूला में हमको थीटा वैल्यू चाहिए, हमारे पास लैम्डा वैल्यू गिवन है। ठीक है, मिनिमा की बात हुई है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ओके, तो फर्स्ट मिनिमा की बात हुई है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लैम्डा आपको गिवन है, आपको स्मॉल डी भी गिवन है, तो आप थीटा इजीली निकाल सकते हो यहाँ से। बिल्कुल, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई बी, लैम्डा डिवाइड बाई डी। उसके बाद साइन थीटा जो है वो लैम्डा की वैल्यू पुट कराएंगे हम, 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। एंगस्ट्रॉम जो है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो 5000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 10। ऐसे जो स्मॉल डी है वो आपको गिवन है 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप 10 टू द पावर माइनस 4 रखोगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे जो कि होता है 10 टू द पावर माइनस 2। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कराई और इसको पूरे को सोल्व करके इजीली आपको साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0.5 मिल जाएगी। 0.5 क्या होता है, हाफ होता है, और साइन में हाफ वैल्यू कब आती है, जब वो एंगल जो है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा में थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 30 डिग्री। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो किस तरह का क्वेश्चन है और उसके लिए हमको क्या सॉल्यूशन में क्या स्टेप्स देखने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है कि अ पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट। ओके, एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है जो एक स्लिट पे इंसिडेंट हो रही है। उसके बाद अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम। यानी कि अगर इंसिडेंट बीम ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो जो स्क्रीन है वो ऐसे है, परपेंडिकुलर। ओके, एट द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्लिट इज। फेज डिफरेंस आपको फर्स्ट मैक्सिमा के केस में आपको फेज डिफरेंस बताना है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फेज डिफरेंस को रिलेट करोगे पार्ट डिफरेंस से और वहां से आपको फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर मिल जाएगा। 0 होगा, पाई बाय 2 होगा, पाई होगा कि 2 पाई होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 पाई। अब हम 2 पाई हमारा कैसे आया है वो देखते हैं। जो पार्ट डिफरेंस है
दो एजेस से जब रेज आ रही है उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होता है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन वो होता है डेल्टा पी इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो मेरा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है जो पार्ट डिफरेंस से रिलेट करता है वो क्या होता है फाई इक्वल्स टू टू पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई डी साइन थीटा। ओके, तो टू पाई बाय लैम्डा एज इट इज, जो डी साइन थीटा है उसको हमने कहाँ पे रखा है, फेज डिफरेंस जो मेरा पार्ट डिफरेंस था उसकी जगह पे हमने रख दिया है डी साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो डी है वो क्या है, स्लिट विड्थ है। फिर जो हमारा फर्स्ट किसकी बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है। ठीक है, ये जो है ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एन इक्वल्स टू 1 के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा होगा। जो है वो किस पे आता है, साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी पे आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हुआ, एन की वैल्यू 1 रख दी हमने, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आ जाएगी। अब हम साइन थीटा की जो वैल्यू है वो लैम्डा की फॉर्म में ऊपर वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फाई इक्वल्स टू टू पाई बाय लैम्डा डी मल्टीप्लाई साइन थीटा जो है वो क्या होगा, लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, जो फेज डिफरेंस यानी कि फाई की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो हो जाएगी 2 पाई। ठीक है, तो यानी कि फाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 पाई हो गया। ओके, तो आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, वो अब हम देखते हैं। तो इन अ फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास एक फिनोमेना है जिसमें फ्रोनहोफर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया था। इस वाले एक्सपेरिमेंट में एट अ सिंगल स्लिट यूजिंग अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर की एक आपके पास वेवलेंथ है, लैम्बडा की वैल्यू आपको गिवन है। फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है, इस फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे फर्स्ट मिनिमा आपको मिल रहा है। डायरेक्शन थीटा ऑफ द सेकंड फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज गिवन बाय, ठीक है, थीटा आपको फाइंड करना है सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। फर्स्ट मिनिमा की बात हुई है और सेकेंडरी मैक्सिमा की बात हुई है, तो आपको दोनों का फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि मिनिमा के लिए पोजीशन क्या होगी, उसके बाद आपको मैक्सिमा के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जहाँ पे आप n इक्वल्स टू 2 यूज करोगे उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है और दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में साइन इनवर्स 3 डिवाइड बाय 4। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो होगा, डिफ्रैक्शन मिनिमा के लिए फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, जो भी हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में यूज भी किया है ना। तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा की बात हो रही है तो एन की वैल्यू आप क्या लोगे, 1 लोगे, तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा, यहाँ से डी जो है उसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा डिवाइड बाय साइन थीटा हो गया। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को हम आगे सब्स्टिट्यूट कराएंगे। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें, सेकेंडरी मैक्सिमा की हमको बात करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमा के लिए डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन प्लस हाफ मल्टीप्लाई लैम्डा। ओके, तो इस स्टेप के अंदर आपने क्या किया है, यहाँ पे हमको बात करनी है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगा उसके लिए हम n इक्वल्स टू 1 यूज करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 3 लैम्डा डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा डिवाइड बाय 2। ओके, अब आपके पास साइन थीटा प्राइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा डिवाइड बाय 2, और ये जो डी है ये यहाँ से दूसरी साइड आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हमारे पास डी का जो है वो ऑलरेडी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो है लैम्डा डिवाइड बाय साइन थीटा, तो आप डी की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराओगे लैम्डा डिवाइड बाय साइन थीटा, तो इस तरह से आपको साइन थीटा प्राइम का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, एक्सप्रेशन जो होगा। तो साइन थीटा प्राइम जो है वो 3 लैम्डा बाय 2 एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय डी जो है उसकी जगह पे आपने क्या रखा है, डी की जगह पे आपने आपको रखना है लैम्डा डिवाइड बाय साइन थीटा, तो लैम्डा साइन थीटा जो है वो ऊपर चला गया, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 साइन थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, 3 साइन थीटा डिवाइड बाय 2। अब आपको थीटा जो है, जब फर्स्ट मिनिमा की बात हुई है उस केस में आपको थीटा गिवन है जो कि है 30 डिग्री, तो फर्स्ट मिनिमा वाला जो केस है उसमें आपको थीटा को 30 डिग्री पुट कराना है। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो 3/2 मल्टीप्लाई हाफ होकर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, डायरेक्शन थीटा निकालना था, तो इस केस में थीटा प्राइम जो है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो ये था हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो एंड होते हैं। थैंक यू ऑल।